नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल इजी लर्न एंड हाई टारगेट पे। मैं हूं विकास कुमार और आज के इस सेशन में हम चर्चा करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि अक्सर न्यूमेरिकल के बनाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है और जिसके बिना न्यूमेरिकल आप बढ़िया से नहीं बना पाएंगे। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक आज का जो है वो है रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट। दोस्तों, इलास्टिक कांस्टेंट को देखने से पहले हमें इसके महत्वपूर्ण टर्म को जानना अति आवश्यक है। फर्स्ट टर्म इज इलास्टिक लिमिट। ए मटेरियल इज said to be elastic when it deform under loads and return to the original position after removal of the applied forces. Axial loading on a member produces resistance or stress. After the applied forces are removed, the stress and deformation will released. This property in material exists so far to loading and deformation are kept within certain limit. The limit of intensity of stress in a material at which it has the property to regain its original shape is called elastic limit. मटेरियल को हम इलास्टिक कब कहेंगे? जब हम उस पर लोड लगाते हैं और जब हम लोड को हटाते हैं तो उसका मतलब जब लोड को रिमूव करते हैं तो वो अगेन अपना ओरिजिनल पोजीशन में पहुंच जाता है, तो उस मटेरियल को हम इलास्टिक मटेरियल कहते हैं। नेक्स्ट, जब हम किसी मेंबर पे एक्सियल लोड लगाएंगे तो या तो वो रेसिस्टेंस पैदा करेगा या तो स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगा। बट जब हम क्या करते हैं, जब उस मटेरियल से हम फोर्स को रिमूव कर देते हैं तो स्ट्रेस और डिफॉर्मेशन जो होता है वो रिलीज हो जाता है। मतलब इलास्टिक लिमिट हम उस लिमिट को कहेंगे जब मान लीजिए कि कोई मटेरियल किसी मटेरियल में स्ट्रेस को वहाँ तक लगेगा, लगाने के बाद उस लिमिट तक लगाने के बाद वो मटेरियल क्या होगा कि फिर से अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, उसे हम इलास्टिक लिमिट कहते हैं। हम नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज दैट इज हुक्स लॉ। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, यदि आपके पास कोई डाउट रह जाता है तो हमें कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। और यदि आप हमारे ये वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज हुक्स लॉ। हुक्स लॉ कहता है, हुक्स लॉ स्टेट दैट व्हेन ए मटेरियल इज loaded within elastic limit, the stress is proportional to the strain produced by the stress. This means the ratio of stress to the corresponding strain is constant within the elastic limit. मतलब हुक्स लॉ बोलता है जब कोई मटेरियल है वो अपना इलास्टिक लिमिट के अंदर में है तो स्ट्रेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के, जो कि किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है? स्ट्रेस के द्वारा। दिस मीन्स द रेशियो ऑफ स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज ऑलवेज कांस्टेंट इन विथ इन इलास्टिक लिमिट। हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू दी स्ट्रेन। यदि हम प्रोपोर्शनल लिमिट को हटाते हैं तो हमको मिलता है स्ट्रेस इजकल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन। नेक्स्ट इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बराबर हम लिख सकते हैं स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को ही हम हुक्स लॉ के द्वारा डिफाइन करते हैं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, अब ये क्या बोलता है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज आल्सो नोन एज हुक्स कांस्टेंट। मतलब इसको हम आल्सो हुक्स कांस्टेंट के भी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन के टाइप पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को जो है
तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है। फर्स्ट वन इज यंग्स मॉडुलस, सेकेंड वन इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड थर्ड वन इज बल्क मॉडुलस। सो अब हम एक एक करके सारे के बारे में चर्चा करेंगे। सो फर्स्ट वन इज यंग्स मॉडुलस। सो दोस्तों यंग्स मॉडुलस के बारे में हम चर्चा करेंगे। सो फर्स्ट टॉपिक इज यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस डिफाइन करता है कि द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ए मटेरियल इन टेंशन और कंप्रेशन इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस। मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल जो होता है किसी वस्तु में, किसी मटेरियल में जब डिफाइन करता है, या तो टेंशन होता है या कंप्रेशन होगा, तो उस स्थिति में हम उस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम यंग्स मॉडुलस के नाम से जानते हैं। Therefore, within the limit of elasticity, the ratio of longitudinal stress to the longitudinal strain is known as Young's modulus। और हाँ, इसको डिफाइन किया जाता है ई के द्वारा। इट इज डिनोटेड बाय ई। सो हम लिख सकते हैं यंग्स मॉडुलस इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बटे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो एक बात रिमेंबर में रखिएगा कि यंग्स मॉडुलस जो होता है उसे डिनोट किया जाता है ई द्वारा, चूंकि इसका जो है आगे हम आपको डेरिवेशन बताएंगे। दोस्तों सेकेंड टाइप ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के जो टाइप है वो है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। सो हम आप बताते हैं कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है। इसका जो डिफाइन किया गया है, द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ए मटेरियल इन ए शेयर इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मतलब जब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसी मटेरियल में शेयर के कारण होगा तो उसे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोलते हैं। देयरफॉर विथिन द limit of elasticity, ratio of shear stress to the shear strain is known as modulus of rigidity of a material। It's mean कुछ इलास्टिक, जब कोई मटेरियल इलास्टिसिटी लिमिट के अंदर होगा तो रेशियो ऑफ शेयर स्ट्रेस टू द शेयर स्ट्रेन को हम क्या बोलेंगे, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो होता है उसे डिनोट किया जाता है या तो सी के द्वारा या तो ई के द्वारा, सी और जी के द्वारा डिनोट किया जाता है। देयरफॉर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इक्वल टू शेयर स्ट्रेस बाय शेयर स्ट्रेन। नेक्स्ट टाइप इज बल्क मॉडुलस। और बल्क मॉडुलस जो है ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के लास्ट टाइप है। सो द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ए मटेरियल अंडर द एक्शन ऑफ नॉर्मल फोर्स इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस व्हेन ए बॉडी इज सब्जेक्टेड टू नॉर्मल स्ट्रेस वॉल्यूम ऑफ बॉडी चेंज। देयरफॉर विथिन द limit of elasticity, ratio of normal stress to the volume strain of a body is known as bulk modulus or it is denoted by K। सो मतलब बल्क मॉडुलस जो कहता है वो कहता है कि जब किसी मटेरियल में, जब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ए मटेरियल अंडर द एक्शन ऑफ नॉर्मल फोर्सेस, जब किसी मटेरियल पर नॉर्मल फोर्स एक्ट करेगा तो उस कंडीशन में हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम बल्क मॉडुलस बोलते हैं। और बल्क मॉडुलस का जो डिफिनेशन है ये जो बोलता है, क्या कहता है कि रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू दी वॉल्यूम स्ट्रेन इज नॉन एज बल्क मॉडुलस। और बल्क मॉडुलस को डिनोट किया जाता है के द्वारा। सो देयरफॉर
बल्क मॉडुलस K इज इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस बाय वॉल्यूम स्ट्रेन। हम नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं, दैट इज पोजन्स रेशियो। पोजन्स रेशियो जो है वो बहुत ज़्यादा अहम इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के न्यूमेरिकल को डील करने में। सो इट हैज़ बीन एक्सपेरिमेंटली फाउंड दैट इफ इट ए बॉडी स्ट्रेस्ड within its elastic limit, the lateral strain bears a constant ratio in linear strain। मतलब कि पोजन्स रेशियो है जो एक्सपेरिमेंटली फाउंड किया गया है, यदि कोई मटेरियल है वो क्या है, स्ट्रेस्ड है विथ इन इलास्टिक लिमिट के अंदर, तो क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन जो होता है वो एक कांस्टेंट रेशियो करता है किसके साथ, लीनियर स्ट्रेन के साथ। सो मैथमेटिकली जो हम बोल सकते हैं लेटरल स्ट्रेन बाय लीनियर स्ट्रेन इजकल टू कांस्टेंट। दिस कांस्टेंट इज नॉन एज पोजन्स रेशियो एंड इट इज डिनोटेड बाय 1/m और म्यू, और इसे म्यू से भी डिनोट करते हैं। सो आई होप आपको पोजन्स रेशियो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वन इज, दिस इज आवर फाइनल पॉइंट। ये जो है ये हमारे आज के वीडियो का और जिसका आपका बेसब्री से इंतजार था, डेट इज रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट। इसका जो फर्स्ट रिलेशन है E इजकल टू 3K इंटू 1 - 2/m। सो सेकेंड रिलेशन इज E इजकल टू 2G इंटू 1 + 1/m, एंड थर्ड रिलेशन इज E इजकल टू 9GK बाय G + 3K। हमने आपको सारे के नोटेशन बता दिया है। यदि आप भूल गए तो फिर मैं आपको रिमेंबर करवा देता हूँ कि E इजकल टू जो होता है वो होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। नेक्स्ट इज K इजकल टू बल्क मॉडुलस। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज G इजकल टू मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, एंड 1/m और म्यू इजकल टू जो होता है वो होता है पोजन्स रेशियो, जो कि इस फार्मूला में दिखाया गया है। थैंक्स फॉर वाचिंग। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक करें, और यदि आपके पास डाउट रह जाता है तो हमें कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और यदि हमारे इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।